ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, जिस तरीके से हमले कर रहा है, तो ये तो लग रहा है कि जंग जो है अति गंभीर अवस्था में है। ये जंग बहुत भीषण हो गई है और इसका जितनी जल्दी रुकना हो दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 15 पॉइंट प्रोग्राम दिए हैं तो उसका मतलब ये है कि वो तो युद्ध ख़त्म ही नहीं होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का सर ऑब्जेक्टिव है क्या? असल में ये चाहता क्या है? चाहता है कि यहाँ पे रिजीम बदले, प्रो अमेरिकन रिजीम आए और फिर इस रिजीम की मदद से वो सेंट्रल एशिया में भी जाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी ही आयरनिकली एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं है, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप है। प्रेसिडेंट ट्रंप की नज़र तो है कि अगर इसके ऊपर उनका कंट्रोल होगा तो फिर बढ़, लेकिन अगर ये आसान काम नहीं है कंट्रोल करना। तो ये आता हुआ खतरा दिखाई नहीं दे रहा कि अभी जो इन 4 देशों के साथ हुआ है, अगला नंबर इनका हो सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सऊदी अरेबिया से कहा भी कि आप अपना ऑयल असेट्स जितने भी हैं जी, वो सब हमारे हवाले कर दीजिए, इसलिए कि आपको ईरान से ख़तरा है। आप तौर से यूरोपियन कंट्रीज का अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूं, इस पूरे वॉर में जो है उनका क्या रोल है? कि अली खामेनेई जो कि सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनका खात्मा हो गया। और क्या इतनी सरलता से अमेरिका और इजराइल के हमले का शिकार हो सकते हैं? देखिए, उन्हीं ने साफ मना कर दिया था। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छिड़ी हुई है। ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जो लड़ाई है, 1 महीने बाद भी जिस तरीके से बेहद गंभीर स्थिति में है, उसने पूरी दुनिया की चिंताओं को बढ़ा रखा है। मिडिल ईस्ट में इस समय ईरान की सेना हाहाकार मचा रही है। आईआरजीसी ने साफ साफ कह दिया है कि वो इजराइल और अमेरिका को बख्शेगी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, लगातार चेतावनियां दी जा रही हैं कि हमले रोको, अपने अटैक्स जो वो लगातार कर रहा है मिडिल ईस्ट के देशों पर, उसको नियंत्रित करने की चेतावनी उन्होंने दी है। लेकिन ईरान ने भी साफ साफ कह दिया है कि जिस हमले की शुरुआत आपने की थी, उसको हम अपने अंदाज में रोकेंगे, अपनी मर्जी से रोकेंगे, अपनी शर्तों पर रोकेंगे। इस समय जो हालात हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं कमर बागा साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, अभी जंग जिस मोड़ पर है, ऐसा लग रहा था कि दिन जैसे गुजरते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इस जंग की विभीषिका कम हो जाएगी। लेकिन ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, जिस तरीके से हमले कर रहा है, तो ये तो लग रहा है कि जंग जो है अति गंभीर अवस्था में है। अभी मौजूदा हालात क्या बयां कर रहे हैं और ये जंग किस दिशा में जा रही है? ये जंग बहुत भीषण हो गई है और इसका जितनी जल्दी रुकना हो दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। उसका कारण ये है कि तेल की प्राइस लगातार बढ़ रही है और अगर जिस स्पीड से तेल की प्राइस बढ़ रही है तो उससे तो रिसेशन के भी चांसेस हैं। मैं समझता हूँ कि अमेरिका और ईरान को ख़ासतौर से जो जेन्युइन ईरान की डिमांड्स हैं उसको मानना चाहिए और बात ख़त्म करनी चाहिए। देखिए, युद्ध से मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मसला हल हो पाएगा। पहले भी कभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने तो प्रेसिडेंट पुतिन को एडवाइस भी किया था कि युद्ध का काल समाप्त हो गया है, युद्ध से मसले हल होते नहीं, तो अल्टीमेटली आखिर में बातचीत से ही होते हैं। जितनी जल्दी हो बातचीत होनी चाहिए। और बेगुनाह लोग मर रहे हैं चारों तरफ, चाहे ईरान के भी हालात अच्छे नहीं हैं। जिस तरीके से ये लोग कारपेट बॉम्बिंग तक उनका कहना ही नहीं की है तेहरान और कुछ जगहों पे, उनके सबसे ज़्यादा लोग तो ईरान के मरे हैं। और ये है कि एक महीना पूरा हो रहा है। अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश है, इसमें तो कोई शक सर, नहीं। ये 2 तरह की स्थितियां यहां पर मैं देख पा रहा हूं। एक तरफ अमेरिका इजराइल है, इनका ये कहना है कि अब ईरान जो है हमले करने रोक दे। जिस तरीके से वो अनियंत्रित अटैक्स कर रहा है, खासतौर से मिडिल ईस्ट के देशों पर जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है, तो चेतावनी वहां से दी जा रही है कि आप जो है जंग बंद बंद करो, अपने हमले रोको, वरना हम कुछ बड़ा कर देंगे। इधर जो है ईरान है, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट ये है कि हम रुकने वाले नहीं हैं और बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। अभी जो 2 बातों का टकराव है, जो कॉन्ट्रडिक्शन यहां पर आ रहा है सर, ये कॉन्ट्रडिक्शन किस दिशा में जाने वाला है? या आपको क्या लगता है कि अब ये जंग जो है किस मोड़ पर जाके खत्म होगा? मोड़ तो वही है, बातचीत, और ईरान फौरन बातचीत कर लेगा। ईरान नहीं चाहेगा कि जंग ज़्यादा चले इन हालात में। उसके वो है, वो अपनी बार्गेनिंग एक तो कैपेसिटी बढ़ा रहा है, नंबर 1। वो चाहता है कि ये जंग, उसके 2-3 डिमांड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो एक तो ये कहता है कि भाई हमारे पास से सैंक्शन हटाओ,
मतलब आपने इतने ज़माने से सैंक्शन लगा रखे हैं, हमारी इकनॉमी को क्रिपल कर रखा है। ईरान का जो है ग्लोबल मार्केट से बाहर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर है, इंटरनेशनल बैंकिंग से बाहर है। तो उनकी डिमांड है कि भाई हमें इसको आपको हटाना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर दो, वो ये कहते हैं न्यूक्लियर बम हम नहीं बनाएंगे, इस्लाम में उसकी परमिशन नहीं दी है ये वेपन जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और ये एक अपराध है इसका बनाना। तो हमको वो राइट्स मिलने चाहिए जो आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दे रखे हैं, शांति पूर्वक यूरेनियम के इस्तेमाल करने का, यानी 3.5 ये वो ये कहते हैं कि हमने 60% जो ले गए हैं हम उसको घटा के ले आएंगे नीचे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मिसाइल प्रोग्राम और ये, उसके लिए बहुत से ऑल्टरनेटिव्स आए हैं कि इनको आप फ्रीज़ कर दीजिए 5 साल के लिए या 4 साल के लिए। न्यूक्लियर इनरिचमेंट भी फ्रीज़ किया जा सकता है, उनके पास इतना इनरिच यूरेनियम है, उसको डाइल्यूट करके वो 4 साल 5 साल चला सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे मसले हल ना हो सके। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 15 पॉइंट प्रोग्राम दिए हैं, तो उसके मतलब ये है कि वो तो युद्ध ख़त्म ही नहीं होगा। उसमें हर चीज़ है, उनका मिसाइल प्रोग्राम भी ख़त्म, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी आप वो कीजिए। फिर उसके अलावा ये है कि आप किसी दूसरे जो प्रॉक्सी जिसको ये कहते हैं, यानी सहयोगी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे साथ डीलिंग नहीं करेगी। अल्टीमेटली ये है कि आपको हर वो काम अमेरिका से रिलेशन करना पड़ेगा, और तेल और गैस पे। देखिए ये युद्ध तेल के लिए है। वेनेजुएला में उन्हीं ने प्रेसिडेंट को बदला, इसलिए बदला कि वहाँ पे तेल के सबसे बड़े भंडार पाए जाते थे। ईरान में इसलिए बदल रहे हैं कि ईरान में गैस, तेल, सोना और लिथियम, आयरन, बहुत चीज़ें पाई जाती हैं। और दूसरी बात ये कि ये स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ इसका बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है, अफ़गानिस्तान से मिलता है, इराक़ से मिलता है, टर्की से मिलता है, अज़रबैजान से मिलता है, अर्मीनिया से मिलता है, सेंट्रल एशिया के कई देशों से मिलता है। तो ये स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गेटवे है अमेरिका के लिए भी सेंट्रल एशिया में जाने के लिए। तो और फिर दूसरी बात ये कि इससे मिले हुए जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो लैंडलॉक्ड हैं, वहाँ पे भी तेल के बड़े भंडार हैं, गैस है, यूरेनियम है, सब चीज़ें हैं। तो अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे रिजीम बदले, प्रो अमेरिकन रिजीम आए, और फिर इस रिजीम की मदद से वो सेंट्रल एशिया में भी जाना चाहते हैं। तो ईरान इस पे जी बिल्कुल, यहाँ पर रिजीम की बात छिड़ी है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बातें बहुत सारी की गई हैं। उन्होंने पहले ये कहा कि भाई ईरान के पास जो है वो जो है कुछ परमाणु जो सैन्य परमाणु एक्सपेरिमेंट्स है चोरी छिपे वो कर रहा है। एक एलिगेशन उनकी तरफ से आया। हालांकि इस संबंध में ना कोई ठोस प्रमाण दे पाए, ना ही कोई दुनिया के सामने तथ्य पेश कर पाए। इसके अलावा एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया कि भाई जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इस समय ईरान की, वो अपनी जनता को कुचल रही है, अपनी जनता का शोषण कर रही है, तो उनको बचाने के लिए हम आ रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से ये भी सबमिट किया गया। अब यहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप के सर मैं यही समझना चाह रहा हूं आपसे कि रिजीम की बात छिड़ी, इसके बाद जो है ईरान को इस तरीके से घसीटा गया कि ईरान एक खतरनाक देश है और सैन्य परमाणु एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसका उद्देश्य ठीक नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप का सर ऑब्जेक्टिव है क्या, असल में ये चाहता क्या है? मतलब ऑब्जेक्टिव तेल है और कुछ नहीं। ये न्यूक्लियर इशू एक बहाना है। इराक में भी यही कह के गए थे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन। लीबिया को भी यही कहा गया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ये तो एक क्लियर कट बहाना है। देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या वो चाहते हैं कि ईरान का भी तेल उनके पास आ जाए, वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड जहाँ पे तेल और गैस बेइंतहा है और दूसरे मिनरल्स भी हैं उस पर उनकी नज़र है। कनाडा को वो कहते हैं कि 51st स्टेट है अमेरिका की बनना चाहिए, मर्ज करने की बात करते हैं, वहाँ भी तेल बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। अरब देशों का तेल उनका मानना ये है कि उनके पास है ही। बात दरअसल ये है कि अमेरिकन इकनॉमी बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है पूरी दुनिया में वो कम हो रहा है। उसको रोकने के लिए अमेरिका एक अकेली सुपर पावर बनी रहे, उसके लिए ज़रूरी ये है, इनका मानना ये है कि तेल के ऊपर ग्रेटर कंट्रोल, यानी ग्लोबल तेल के ऊपर उनका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग ऑयल कंपनीज करेंगी, न कि कंट्रीज़। मार्केट के हिसाब से तय होगा।
और फिर तेल अगर सब उनके कब्ज़े में आ जाता है तो फिर इसके मतलब ये है कि आप तेल से एज ए वेपन भी उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी पे सैंक्शन लगा के, किसी को तेल दे के, किसी को ना दे के डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। और फिर रशिया पे भी उनकी नज़र है कि रशिया के पास $75 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत बड़ा कंट्री है, उस पर भी नज़र है अमेरिकन ऑयल कंपनीज़ की और अमेरिकन उसकी। तो भाई ये तो मुझे नहीं लगता कि इनको कामयाबी होगी। इसी के मिडिल ईस्ट के इस वक्त जो हालात हैं, इनके सारे बेसेस को लगातार ईरान क्षति पहुंचा रहा है बहुत बुरी हालत में। दुबई और जो एक बहुत बसलिंग सिटी था और फिर वो शहर, वो तो मुझको नहीं लगता कि दोबारा से इमर्ज भी कर पाएगा। उसके कारण ये है कि सऊदी अरेबिया अपना एक बहुत बड़ा नया शहर और ये सब चीज़ें बना रहे हैं जो तैयार होता जा रहा है। डर इस बात का है कि यहाँ का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और यहाँ का जो बेस था वो शिफ्ट करके सऊदी अरेबिया में उसकी कोशिश कर रहे हैं। आपने जो बात छेड़ी है यहाँ पर सर, ऑयल का सारा खेल है और अमेरिकी जो ऑयल कंपनीज हैं, अमेरिका की सरकार जो है, उनकी नजर असल में जो है इन गल्फ कंट्रीज के तेल पर है। अभी एक थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया था डोनाल्ड ट्रंप का, अभी आप ही की बात से जो है इत्तेफाक है उनका। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी ही आयरनिकली एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं है, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप है। ये बात उन्होंने हालांकि मजाक में कही, लेकिन उनका इंटेंशन कहीं ना कहीं इससे मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है सर, इसका गला जो है, इसकी गर्दन इस समय जो है ईरान के हाथों में है। और जिस तरीके से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर रखा है, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं जो ऑयल और गैस का प्रोडक्शन करते हैं, इसी रास्ते जो है एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर को, उनकी इकोनॉमी थर-थर कांप रही है कि भाई अब जल्दी ही मामला सुलझा नहीं तो बड़ा ही गजब हो भाई जाएगा। अरब कंट्रीज़ की खासतौर से ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, जी, यूएई, कतर। इनकी ज़्यादातर इकनॉमी जो है देशों की तेल पे ही निर्भर है। और अगर तेल का सप्लाई बंद हो जाएगी तो इनका बजट डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा। और फिर उसके अलावा ये भी है कि इनके पास बहुत ज़्यादा इस समय कैश जिसे कहना चाहिए उसकी भी कमी है, क्योंकि इन्हीं ने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं अमेरिका से और इनका सॉवरेन फंड से इनको पैसा लाना पड़ेगा जो रिजर्व अमेरिका में। तो ये तो बहुत बुरी कंडीशन में आ जाएंगे, बहुत बड़ी ईरान तो है ही नीचे। ईरान का कहना ये हम तो हैं ही नीचे, लेकिन इनके लिए बहुत। फिर दूसरी बात ये कि 20% तेल जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है। ये बिल्कुल एक ऐसे घूम के कर्व्ड लाइक ऐसे होके आता है ईरान से। और ये सभी देश इसके किनारे किनारे बसे हुए हैं। किनारे बसे में 50 किलोमीटर दूर पे ईरान की शोर है। और अगर वहाँ से खर्ग आइलैंड जिसकी आप बात कर रहे हैं वो वहीं पे है। बिल्कुल। तो ये आइलैंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान का 90% से ज़्यादा तेल यहीं से होता है, यहीं डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से होता है, क्योंकि हाई सी है ना, वहाँ पे उन्हें आसानी रहती है। तो ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप की नज़र तो है कि अगर इसके ऊपर उनका कंट्रोल होगा तो फिर बड़ा। लेकिन अगर ये आसान काम नहीं है कंट्रोल करना, इसमें बहुत अमेरिकन सोल्जर की जान जाएगी। अमेरिका, देखिए अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश है, इकोनॉमिकली भी सबसे संपन्न है और मिलिट्रीली भी सबसे। मगर इसके मतलब ये नहीं होता कि आप अपना वर्चस्व सारी दुनिया पे बना लें। अगर ऐसा होता तो वियतनाम में आज तक ये बैठे होते, अफगानिस्तान में जिनसे ये लड़ रहे थे उन्हीं को सत्ता 22-23 इराक में सत्ता तो परिवर्तन कर दिया, मगर वहाँ के ऊपर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बन पाई, प्रो ईरानियन गवर्नमेंट बन गई। ईरान के अंदर इतने समय से रिजीम चेंज की बात चल रही, अभी तक नहीं हो पाया। लीबिया में आपने सबने मिल के गद्दाफी को तो मार दिया, मगर यह है कि वहाँ पे सिविल वार वाली सिचुएशन है, 2 भाग में बट गया, आपस में लड़ रहे हैं। तो ये आप शक्ति ज़रूर है, पैसा भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी बिल्कुल आप कंट्रोल नहीं कर सकते सबको। बिल्कुल। और अमेरिका के इंटेंशंस की यहाँ पर बात छिड़ी है और जिस तरीके से वो इस समय काम कर रहा है, मैं कुछ देशों के नाम यहाँ पर गिनवा सकता हूँ। मैं लीबिया का नाम यहाँ पर ले सकता हूँ, मैं जो है इराक का नाम ले सकता हूँ, मैं वेनेजुएला का नाम, जहाँ पर भी हाल ही में सारा काम हुआ है, जहाँ के राष्ट्रपति को ही उठवा लिया गया।
वेनेजुएला है, इसके बाद अब ईरान की बारी आ गई। ये तमाम वो देश है जिनके पास तेल का अच्छा खासा भंडार है। अब ये भी स्थितियां हम जानते हैं कि आप प्रेजेंट एरा में किसी देश को अपना गुलाम नहीं बना सकते, इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन कम से कम वहां पर एक ऐसी सरकार की स्थापना जरूर करा सकते हैं जो आपकी हां में हां मिलाए, जो आपके कहने पर आपके साथ व्यापार शुरू कर दे। तो ये जो रिजीम चेंज करने की बातें हैं इन तमाम मुल्कों में और ईरान इंक्लूडिंग ईरान, तो सर क्या खाड़ी के बाल्की मुल्कों को यह आता हुआ खतरा दिखाई नहीं दे रहा कि अभी जो इन चार देशों के साथ हुआ है, अगला नंबर इनका हो सकता है, भविष्य में इनका नंबर हो सकता है, इनके भी जो ऑयल प्रोडक्शन जो है वो खतरे में आ सकते हैं। तो क्या उनको ये खतरा दिखाई नहीं दे रहा, या फिर जान करके भी आंखें बंद किए बैठे हैं, ऐसा क्यों सर? नहीं, वहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिका का कंट्रोल काफ़ी है उनके तेल पे, और जब ये चाहे तो पूरा भी ले सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सऊदी अरेबिया से कहा भी कि आप अपना ऑयल असेट्स जितने भी हैं जी वो सब हमारे हवाले कर दीजिए, इसलिए कि आपको ईरान से ख़तरा है, आप उसको, तो वो जब जी चाहे ले लें। इनके ट्रूप्स वहाँ पे मौजूद हैं, हर देश के अंदर इनके बेसेस हैं वहाँ के ऊपर, तो वो तो इनका मानना है कि वो तो है ही हमारा। ईरान जो है वो ख़िलाफ़ है, जो देने पे तैयार नहीं। ईरान ईरान के ऊपर एक चार्ज और भी है, वो ईरान तेल की बात नहीं है, बल्कि ईरान जो है वो अमेरिकन इजरायली पॉलिसी उस पूरे क्षेत्र की है, उसको भी बहिष्कार करता है। फिर दूसरी बात यह कि ईरान ये कहता है कि भाई सारे देशों से कि आप अपनी सिक्योरिटी अमेरिका को मत दीजिए ठेके पे, बल्कि हम सब मिल के उसकी सिक्योरिटी करें। तो ये बहुत डेंजरस बातें हैं, अमेरिका को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। फिर ईरान ये कहता है लोकल करेंसी में ट्रेड करो आपस में, तुम लोगों की भी करेंसी बढ़ेगी। ईरान कहता है ब्रिक्स ज्वाइन करो, सऊदी अरेबिया और यूएई और तमाम देशों से। सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन करने की भी बात की थी, चाहा था, लेकिन ये कि बाद में अमेरिकन प्रेशर के बाद नहीं कर पाए। ईरान जो है वो ये कहता है, ईरान के अंदर नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है, तो ये सोचना कि आप वहाँ के रिजीम को बदल देंगे या ऐसी प्रो अमेरिकन रिजीम बना देंगे जैसी शाह के वक़्त में थी, वो मुझे नहीं दिखाई देता। इसलिए कि ईरान जो है वो अलग तरह का देश है, और वो एक लंबी लड़ाई उन्हीं ने लड़ी है। ये पहली बार नहीं लड़ रहे हैं अमेरिका से, इससे पहले जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था ही शाह के ख़िलाफ़, इसलिए कि उनका मानना ये था कि शाह की जो रिजीम है वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं थी, पूरी तरह से वो डिपेंडेंट थी अमेरिका के ऊपर। अब ईरानियों को ये लगता है कि ये ईरान की जो रिजीम है इसका अपोजिशन भी है, ऐसी बात नहीं कि इनका अपोजिशन नहीं है, बिल्कुल अपोजिशन है, हर मुल्क में अपोजिशन होता है वगैरह अपोजिशन, लेकिन वो ये नहीं चाहते, अपोजिशन वाले भी अधिकतर जो हैं, मैं मिलिटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ये नहीं चाहते कि रिजीम वहाँ पे अमेरिका दोबारा से आ जाए। उनका कहना ये है कि भाई इस वक्त लड़ाई तो अमेरिका से है, इस वक्त लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, पूरा मुल्क ही नहीं रहेगा तो रिजीम की कहाँ की बात है। तो वो इस समय काफ़ी यूनिटी है, हम देख रहे हैं। सर एक स्थिति यहाँ पर और है, अब जैसे कि आपने यहाँ पर बात की कि भाई ये जो गल्फ कंट्रीज हैं इन्होंने अपना एक्सेस दिया अमेरिका को कि भाई आप आओ हमारी ज़मीन पर, आप जो है अपने एयरबेस लगाओ, अपना जो है मिलिट्री कैंप लगाओ और हमारी ज़मीनों का इस्तेमाल करो। इसके बदले में उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी अमेरिका से ये थी कि भाई अगर भविष्य में कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो अमेरिकी फोर्स हमारी सुरक्षा करेगी। तो इस तरह की कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच में थी, जितनी खाड़ी के जितने तमाम मुल्क हैं। अब जब ईरान ने इस तरीके से अटैक करने शुरू किए, मैं यहाँ पर नाम गिनाना शुरू करूँ अगर, तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है। तो यहाँ पर तो ऐसे हालात बन गए कि इनको अपनी एम्बेसीज वहां से बंद करनी पड़ी है, एम्बेसी में से लोगों को कम करना पड़ा है। तो इस तरह के हालात बन गए। तो अब जब इन मुल्कों को जब यह पता चला कि एक ईरान के हमले से हमको अमेरिका बचा नहीं पा रहा, तो क्या इस युद्ध के खत्म होने के बाद क्या खाड़ी के मुल्क वापस इस बात को सोचने को मजबूर होंगे कि अब अमेरिका को गुड बाय करना चाहिए, क्योंकि ये खतरे में हमारा जो है सुरक्षा नहीं कर सकता? नहीं, बहुत सी खबरें आ रही हैं वहाँ से, मीडिया में भी हैं। उनका प्लान ये है कि वो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि सब देश मिलके बात करें, जो ईरान काफ़ी समय से भी कह रहा था। लेकिन अब ईरान भी चाहता है कि उस सिक्योरिटी का पार्ट हो। ईरान का कहना यह है कि सब मिल के ही सिक्योरिटी प्रदान मुस्लिम उम्मा की बात की थी, हम मुस्लिम देश एकजुट हो जाएं और अपनी सुरक्षा, सारे देश हैं ही मुस्लिम, वो पर्शियन गल्फ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो खाड़ी के देश हैं, आप ये समझ लीजिए कि ये सब मिल के करें और अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ से हटने चाहिए। लेकिन इस तरह की बातें हो रही हैं, और कतर ये बातें तो यहाँ तक हो गई हैं कि जो इन्हीं ने $1-1 ट्रिलियन से ज़्यादा
के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे प्रेसिडेंट ट्रम्प जब मिडल ईस्ट गए थे, सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई में। जी। उसमें भी हो रहा है कि बहुत से कॉन्ट्रैक्ट वो कह रहे हैं कि हम कैंसिल करेंगे। एक तो उनके पास पैसे भी नहीं होंगे अब देने के, दूसरी बात ये भी है कि वो ये कह रहे हैं कि वहाँ से हट के बल्कि एक ब्रॉडर कुछ सोचने की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी के से आगे भी, यानी और देशों से भी, और देशों में चाइना भी हो सकता है। इंडिया को तो शुरू से कहते हैं कि इंडिया के साथ भी उनके रिश्ते जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो चाहते भी हैं कि और वो एक बड़ा रोल इंडिया भी प्ले करे। तो इस तरह की बातें अभी हो रही हैं, लेकिन ये आसान काम नहीं होगा। इसलिए कि सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सऊदी अरबिया हो, यूएई, कतर, जिनके आपने अभी नाम लिए, इनके पास फाइटिंग फोर्स नहीं है, सेना नहीं है वो दिखाने वाली है। इन लोगों ने अपनी सेना नहीं बनाई थी। इनको ये डर लग रहा था कि अगर वो सेना बनाएंगे तो जैसे इजिप्ट में हो गया, इराक़ में हो गया, सीरिया में हो गया, अल्जीरिया में हो गया, लीबिया में हो गया, सेना ने कू करके सत्ता खुद ही ले ली। तो इन्हीं ने अपना पूरा ठेका उसको दे दिया था अमेरिका को। लेकिन अमेरिका जब इस समय वक्त पड़ा उनके, तो अमेरिकन फोर्सेस को अमेरिका ने विड्रॉ कर दिया। वो कहते हैं तो भाग के चले गए, संकट में छोड़ दिया, उनको संकट में छोड़ दिया। तो ये एक उनके सामने समस्या है, और इसका समाधान की वो कोशिश भी शुरू हो चुकी है। सर एक यहाँ पर जो है इस युद्ध के ठीक पहले कुछ इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि ईरान की जनता जो है वहां के इस्लामिक शासन से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है, परेशान है, और चाहते हैं कि वहां पर परिवर्तन होना चाहिए और जो इस्लामिक रूल है वहां का हटना चाहिए। तो क्या वाकई में ये हकीकत है? और यहां पर जो है मुझे मेरी जो कंफ्यूजन है व्यक्तिगत तौर से वो ये है कि अगर वाकई ऐसा होता तो जो युद्ध यहां पर ईरान लड़ रहा है अपने देश के कंसेंसस का सपोर्ट अगर नहीं होता उसके साथ में, तो इस तरीके से मुकाबला भी नहीं कर पाता वो। तो दोनों स्थितियों में से, दोनों कंडीशंस में से ज्यादा सटीक आपको कौन सी लगती है? क्या वाकई ऐसा है ईरान में कि वहां पर लोग विद्रोह पर उतर आए हैं, चाहते हैं कि भाई सत्ता परिवर्तन हो देखिए, जाए? वहाँ के ऊपर जो अर्बन पॉपुलेशन है बड़े बड़े शहरों में, और ख़ासतौर से जो लोग वहाँ से पश्चिमी देशों से पढ़ लिख के आए हैं, उसमें एक सेक्शन है कि आज़ादी हमको और ज़्यादा मिलनी चाहिए। वहाँ पे 3 किस्म की अपोजिशन है। एक तो ये क्लास है, लेकिन दूसरा क्लास ये है कि जो बहुत बड़ा है, ख़ासतौर से छोटे शहरों में, गांव में, तमाम जितने लोग हैं वो रिजीम के साथ हैं, बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट है। तीसरा एक और है जो ईरान से बाहर है, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ईरानियों के, वो किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो बहुत मिलिटेंट है, और हमने उनको देखा भी है जिस तरीके से मार्केट में आग लगा देना प्रोटेस्ट के दौरान, और 50 बैंकों को जला देना घंटे भर के अंदर, वो सब ट्रेंड होके आए हैं। उसके अंदर बाहर के भी लोग हैं, काफ़ी अफ़गान रिफ्यूजी भी हैं, और कुर्दिश मूल के जो ईरानी हैं वो लोग भी हैं उसमें। कुछ कुर्दिश जो है सीरियन ओरिजिन के हैं, वो भी उसके अंदर है। मगर जो ईरानी है, जो ईरान के अंदर जो अपोजिशन है, वो एक तो वीक है, वो लीडरलेस है, उसका कोई लीडर भी नहीं है बड़ा। दूसरी बात यह है कि उसके पास, वो ये नहीं चाहता कि रिजीम कोलैप्स हो और प्रो अमेरिकन रिजीम बन जाए। वो तो सब यूनाइट हो गया है। बाहर की तरफ से जो है इनका है ज़रूर थोड़ा बहुत जो नज़र आ रहा है, वो कितना है यहाँ से गैस करना मुश्किल। दूसरी बात ये भी है कि ये सोच लेना कि ये रिजीम बहुत रिप्रेसिव है, इतनी रिप्रेसिव नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो फिर पुलिस स्टेट जैसी होती, तो फिर आज उनके यहाँ जिस तरीके से साइंटिस्टों को मारा गया और जिस तरीके से लीडरों को मारा गया, अंदर के अंदर इतना वेपन और दुनिया भर का आया। दूसरी बात ये कि वहाँ पे इलेक्शंस बराबर होते रहते हैं, लोकल बॉडी के और इसके और उसके और पार्लियामेंट के। एक यूरोपियन वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी नहीं है, मगर है डेमोक्रेसी, काफ़ी हद तक है, बोलने का हक है जो बोलते हैं। जो रूलिंग पार्टी है उसके अंदर भी 2-3 किस्म के स्ट्रीम्स हैं, एक तो हार्ड लाइनर हैं, फिर एक लिबरल्स हैं, और फिर एक प्रैग्मेटिक है। इस तरह से जो ट्रम्प बात करते हैं कि हम लिबरल से या प्रैग्मेटिक से डील कर लेंगे, वो भी नहीं डील करेंगे इनको। और दूसरी बात यह है कि रिजीम के दौरान ईरान ने बहुत डेवलपमेंट किया, जबकि वहाँ के ऊपर सैंक्शंस थे। उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनका स्पेस प्रोग्राम, उनका नैनो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, उनके डिफेंस प्रोग्राम में अगर आप देख लें, ड्रोन्स, मिसाइल, जिसकी वो टेक्नोलॉजी अब रशिया तक को उन्हीं ने दी। फिर उसके अलावा
यू नो उन्हीं ने दो कार भी बना रही हैं अपनी, जैसे यहाँ पे भारत की हैं। इतनी अच्छी तो नहीं होंगी, इसलिए कि टाटा की कंपनी बहुत पुरानी है, या दूसरी गाड़ियाँ यहाँ जो बनती हैं, लेकिन वो बिल्कुल देखने में और चलने में बहुत अच्छी है। मैंने खुद देखा है, उस पर सफ़र किया है। फिर उसके अलावा ये है कि वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस भी बना रहे थे अभी। ये मार्केट में आपको गाड़ियाँ आपको भरी हुई मिलेंगी, मार्केट में सामान आपको सब भरा हुआ मिलेगा। ज़्यादातर चाइनीज़ है और जापानीज़ और कोरियन भी है, काफ़ी सामान दिखाई देता है। साउथ कोरियन वो ये सामान लेके आते हैं, यूएई से ले आते हैं, वहाँ से बहुत सी गाड़ियाँ सब जो वहाँ से आ जाती। तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बेपनाह खोली हैं, शाह के पीरियड में इतनी नहीं थी। तो ये सोच लेना कि ये रिजीम बिल्कुल नाकारा है, ये मैं समझता हूँ कि गलत होगा। वेस्टर्न मीडिया ने जिस तरह से प्रोजेक्शन किया था, उसकी आज प्रॉब्लम अमेरिकन्स को आ रही है। वो ये सोच रहे थे कि रिजीम का बहुत अपोजिशन है। प्रेसिडेंट ट्रम्प सोच रहे थे 4 से 8 दिन में सब बदल जाएगा, जनता उनके खिलाफ है। ये बिल्कुल ऐसे इराक में भी यही इनको लगा था, जैसे जेनजी आंदोलन हुआ था नेपाल में, बांग्लादेश में, तो हम सपोर्ट करेंगे और पब्लिक जो है वहां पर उनकी अथॉरिटी को ओवरटेक कर जी लेगी। बिल्कुल, वो ऐसा हुआ नहीं है। ये तो अब उनको ताज्जुब हो रहा है, अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है उनके पास कोई नज़र आ रही है ठीक से। ईरान दे नहीं रहा। ईरान की एक ही वो है कि युद्ध को थोड़ा बढ़ा दो, और युद्ध से ज़्यादा वो चाहते हैं कि तेल की कीमत इतनी बढ़ जाए कि अमेरिकन इकोनॉमी क्राइसिस में आ जाए, तो ट्रम्प सीधी बात करेंगे और इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये कि वो ये नहीं चाहता कि जितने मिलिट्री बेसेस हैं वो उनको निशाना लगातार बना रहा है। उसको मौका अच्छा कोई है भी नहीं, सब उसने ध्वस्त करे जा रहा है एक के बाद एक के बाद, और फोर्स कर रहा है अरब देशों को कि अब आप यहाँ पे मिलिट्री बेस में। सर, एक विषय और है इस पूरे गतिरोध में, जो है एक बात है जिसको लेकर के पूरी दुनिया में जो जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनकी राय बटी हुई है इस चीज को लेकर के। एक बात यहां पर निकल करके आ रही है कि 28 फरवरी के दिन जब बॉम्बार्डिंग की गई थी, जब इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर के संयुक्त तौर से जो है जब एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें बात आई कि अली खामेनेई जो कि सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनका खात्मा हो गया। अब इस पर जो है दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों को यह शक है कि वॉरफेयर की संभावनाओं के बीच में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ओपनली जो है किसी बिल्डिंग में क्या उपस्थित हो सकते हैं, क्या वहां पर वो मीटिंग के लिए जमा हो सकते हैं, और क्या इतनी सरलता से अमेरिका और इजराइल के हमले का शिकार हो सकते हैं। इसको लेकर के राय बटी हुई है। कुछ बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, और जो है बाद में देखिएगा कहानी पलटेगी। मैं सर, मेरी बड़ी उत्सुकता है जानने के लिए आपका क्या सोचना है इसको लेकर के, और इसके पीछे क्या रीजंस आप बता सकते हैं अगर ऐसा। देखिए, उन्हीं ने साफ मना कर दिया था बंकर में जाने से। उन्हीं ने कहा था कि ज़्यादातर ईरानी बंकर में नहीं है, मैं भी बंकर में नहीं जाऊंगा। उनका छोटा सा घर है उस कंपाउंड में, वहीं वो रहते हैं, और वहीं पे उन्हीं ने मीटिंग कन्वीन की। ये मेरा मानना ये है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सिक्योरिटी को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन ये कि उनकी उस अटैक में उनकी हत्या हो चुकी है। उनको ज़मींदोज़ भी कर दिया गया है वहाँ के ऊपर जहाँ वो चाहते थे। उनका लड़का भी इस समय सुप्रीम लीडर बनाया गया है, मुश्तबा हुसैनी खamenei। और ये कहानी बिल्कुल अब ये उनकी हत्या से हुआ ये कि जो डिवीज़न था वो और जुड़ गया। लोगों को, ईरानियों को ये बात बहुत बुरी लगी कि एक सुप्रीम लीडर था, उसको आपने मारा, जो उनकी विचारधारा से नहीं सहमत थे। किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि एक ही विचारधारा हो और उसके ऊपर सब सहमत हो। वो भी इस समय काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि यूनाइट होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और अमेरिका को कहीं ना कहीं लगा था कि अली खामेनेई दरअसल वो एक सूत्र है, एक ऐसा बंधन है जिनके नाम से जो है ईरान के जो लोग हैं वो कनेक्टेड हैं। अगर वही नहीं रहेंगे तो इसमें बिखराव आएगा, और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जो है वहां की अथॉरिटी को ओवरटेक कर लेंगे। इस तरह का एक मिसकॉन्सेप्शन था शायद अमेरिका के जहन में, जो कि पूरी तरीके से यहां पर गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जबकि इस पूरे गतिरोध को, इस पूरे हमले को जो है, इस पूरी जंग को जो है 1 महीने का वक्त गुजर चुका है, और ये हालात लगातार गंभीर से अति गंभीर होते जा रहे हैं। ऐसे में चुनौती यहां पर जो है अमेरिका के सामने है। उनकी साख पर सवाल खड़ा हो रहा है कि 1 महीने
तक चलने के बाद भी जो है इस जंग को वो शांत नहीं कर पाए। सर, अब एक नई बात यहां पर निकल करके आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरबिया और इजराइल को यह बोला है कि अब अब्राहम अकॉर्ड पर सीरियसली इस जो है विचार करने का समय आ गया है, और अब जो है सऊदी अरब और इजराइल को जो है हाथ मिलाना चाहिए, करीब आना चाहिए। उनके इस बयान का क्या मायने है सर, क्या बोलना चाह रहे हैं? भाई देखिए, अरब वर्ल्ड के अंदर इस वक्त एंटी इजराइल और एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है। वो ईरान की वजह से नहीं, उससे पहले ही हो गए थे। जो कुछ गाज़ा में हुआ उसको देखते हुए आम जनता, मुझे तो लगता है कि सऊदी अरबिया में बड़ी क्राइसिस भी खड़ी हो सकती है आने वाले समय में। इसलिए कि जिस तरह की रिपोर्ट कल भी मुझे लोग बता रहे थे कि बहुत गुस्सा है आम जनता में। यही नहीं, जब ईरानियन अटैक करते हैं अमेरिकन बेसिस पे तो अरब जनता खुशी मनाती है। वो समझते हैं कि ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ है। इतनी ज़्यादा मतलब वो हो गया एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स अरब देशों में। इस समय अगर वो अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करेंगे तो उन पता तो चलता नहीं, अरब देशों में डेमोक्रेसी तो है नहीं, मीडिया भी फ्री नहीं है, तो सडन बस्ट हो जाता है। हमने देखा इन जगहों पे क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उनको लगता है खुद स्वयं जो उन्हीं ने मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, उन्हीं ने स्वयं कहा था कि अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे ख़िलाफ़ हम मारे भी जा सकते हैं, इस तरह की बातें की थी। सऊदी अरेबिया जो है बहुत कट्टरपंथी इस्लामिक देश है। वहाँ के अंदर शुरू से एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट रहा है। उनकी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी वो हमेशा बहिष्कार करती रही थी, वेस्टर्न सामान का, वेस्टर्न चीज़ों का, वेस्टर्न आइडियोलॉजी का, वेस्टर्न डेमोक्रेसी का, हर चीज़ का, वेस्टर्न क्लोथ्स का, कपड़ों का, वेस्टर्न तहजीब का, हर चीज़ का उन्हीं ने बहिष्कार किया है। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस तरह इस समय ज्वाइन करना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो सऊदी अरेबिया है वो इतना, और के साथ साथ ये कतर, बहरीन, ये सब ये इतना ज़्यादा निर्भर है अमेरिका के ऊपर कि अगर अमेरिका का प्रेशर ज़्यादा आएगा तो वो कुछ भी कर सकते। अच्छा सर, एक और बड़ा प्रश्न है सर। जो वेस्टर्न वर्ल्ड की मैं बात करता हूं अगर, और खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज का अगर मैं यहां पर जिक्र करूं, इस पूरे वॉर में जो है उनका क्या रोल है सर? क्योंकि अभी जो एक मिसाइल जो है ईरान की तरफ से छोड़ी गई है, उस पर जो है एक तस्वीर ईरान की तरफ से साझा की गई, उस पर लिखा हुआ था थैंक यू द पीपल ऑफ जर्मनी, थैंक यू द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो स्पेसिफिक जर्मनी और इंडिया का नाम यहां पर लिया गया, चलिए इंडिया का तो हम समझ सकते हैं कि बहुत शिया पॉपुलेशन है यहाँ की और बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं ईरान को। ये थैंक यू द पीपल ऑफ जर्मनी उस पर मिसाइल के ऊपर जो लिखा है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या रोल? जर्मन पीपल ने डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं युद्ध के खिलाफ, और प्रो ईरानियन भी वहाँ पे काफ़ी सेंटिमेंट है पब्लिक के अंदर, जर्मनी में नहीं बल्कि पूरे उस क्षेत्र में। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया में, उनका मानना ये है कि यहाँ पे और ईरान एम्बेसी का कि इंडियन पब्लिक भी काफ़ी उनको सपोर्ट और सहयोग दे रही है, चाहती है कि ईरान की तरफ नज़र आती है। उनका कहना ये है कि दूसरी तरफ ये भी है कि वो भारत से उनके जो हैं वो सिविलाइजेशनल टाइज, ऐतिहासिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं ये लोग, और हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना इम्पैक्ट है भारत का ईरान के ऊपर और ईरान का भारत के ऊपर। वहाँ जाने ही से पता चलता है, खाना पीना, कपड़ा, रहना सहना, हर चीज़ में आपको इंडिया वहाँ दिखेगा। उनको यहाँ पे ईरान को भी यहाँ पे लगता है आर्किटेक्चर, आर्ट, हर चीज़ में मेडिवल। तो ये इस तरह से है, और वो भले गवर्नमेंट का स्टैंड जो भी हो वो भारत की जनता के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। कल जो उनका स्टेटमेंट था आयतुल्ला जो नए जो यहाँ पे खमैनी का, उन्हीं ने ये भी कहा कि भारत एक बड़ा रोल मीडिएशन में कर सकता है। उन्हीं ने ये भी कहा कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है इस मीडिएशन में। एज ए पोस्टमैन आप समझ लीजिए कि उनको दिए गए ये 15 पॉइंट उन्हीं ने पास ऑन कर दिए, हमने ले लिए, लेकिन पाकिस्तान का वो मीडिएशन को एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं है। और ये जो पूरा गतिरोध है, जिस तरीके से वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से अमेरिका कुचलने की कोशिश कर रहा है ईरान को, लेकिन ईरान ने भी दिखा दिया कि हम किस मिट्टी के बने हुए हैं, हम क्या कुव्वत रखते हैं, हम कैसा जवाब देना जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि जैसे वेनेजुएला पे हमला कर दिया, रातों रात उनके राष्ट्रपति को उठा लिया, कुछ वैसा ही यहां पर भी कर देंगे। उनको ये लगा था कि भाई इस बूढ़े को हम क्यों ही उठाएं,
जो अली खामेनेई है उनको क्यों उठाएं, उनको हम उड़ा देते हैं। उन्होंने जो एयर स्ट्राइक किया और जब अली खामेनेई मारे गए उसके बाद जिस तरीके से ईरान आर या पार के संग्राम में उतरा हुआ है, जिस तरीके से आर या पार की लड़ाई में उतरा हुआ है, जिस तरीके से लगातार हमलों की इंटेंसिटी को तेज किए जा रहा है, एक के बाद एक अपनी अद्भुत मारक क्षमता वाली मिसाइलों को बाहर निकाल रहा है, अमेरिका के होश इस समय पूरी तरीके से फाख्ता है। अमेरिका के होश पूरी तरीके से उड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी, शायद सर मैं अगर सही बोल रहा हूं, कि डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ईरान हम पर इस तरह का रिटेलिएट करेगा, हम पर जो है इस तरह से हमला कर देगा। ये सरप्राइजिंग है अमेरिकी सेना के लिए। बिल्कुल। तो ये जितना बड़ा डेंट पिछले एक महीने में उसकी साख को, उसकी गुडविल को पहुंचा है सर, आपको क्या लगता है कि ये अमेरिका को अब क्या करना चाहिए, क्या स्टेप, एक समझदारी भरा कदम अमेरिका को क्या यहां पर उठाना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के आप विशेषज्ञ हैं, आपकी एक्सपर्ट कमेंट इस पर क्या है? मैं समझता हूँ कि बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए। ईरान फौरन बातचीत करेगा, जो उसकी डिमांड जेन्यून है मैं समझता हूँ कि वो पूरी होनी चाहिए। और ईरान भी नहीं चाहेगा सैंक्शन में रहना, ईरान भी नहीं चाहेगा जिस तरीके से युद्ध हो रहा है वहाँ पे डेथ और डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं वहाँ के ऊपर। और दूसरी बात ये कि जो अमेरिका है, इस वक्त अमेरिका बहुत बड़ी क्राइसिस में आ गया है। तेल के दाम अगर $120 के करीब पहुंच जाते हैं तो इसके मतलब ये है कि रिसेशन धीरे धीरे वहाँ भी आ सकता है। और रिसेशन के आने के मतलब ये है कि ग्लोबल इकनॉमी के लिए पहले ही से कमज़ोर थी, एक रिसेशन वो झेल चुके हैं, दूसरा अगर आ गया तो मैं समझता हूँ बहुत समय लगेगा उनको रिकवर करने में। और दूसरी बात ये कि अमेरिकन जनता, अमेरिकन पब्लिक भी नहीं चाहती कि ये युद्ध आगे चले, उनको भी दिख रहा है। दूसरी बात ये कि जब भी तेल का दाम बढ़ता है तो हर चीज़ के दाम बढ़ने लगते हैं, जो अमेरिका में हो रहा है इस समय। और उसके अलावा भी ये है लोगों को कि वो ये भी नहीं चाहते कि उनकी सेना जाए और वहाँ पे लड़ाई लड़े। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इलेक्शन कैंपेन था उन्हीं ने कहा था कि आप कोई वो युद्ध में नहीं करेंगे, अमन शांति से बातचीत से मसलों को हल कराने की कोशिश करेंगे। उनका जो मागा मूवमेंट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो अमेरिका जिसके कारण प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन जीते, जो पीछे बैकबोन है, वो बहुत उसमें भी काफ़ी रिजेंटमेंट है कि ये युद्ध रुकना चाहिए। इस बातचीत को अब हम जो है अंत की तरफ लिए चलते हैं सर। भारत को लेकर के मेरा एक प्रश्न आपसे जरूर रहेगा। भारत जो है, हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, ऑयल की भी और हम जो है गैसेस की भी। हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम मिडिल ईस्ट वर्ल्ड पर जो है काफ़ी हद तक डिपेंडेंट भी हैं। तो इस समय जो है भारत में जिस तरह से अब हालात उपजने शुरू हुए हैं, अगर ये युद्ध जल्दी शांत नहीं होता तो किस तरह का एडवर्स इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा? और क्या आपको लगता है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, और किस तरह के प्रिकॉशनरी स्टेप्स इंडिया को यहाँ पर लेने चाहिए? आपका क्या सुझाव रहेगा भारत सरकार को और जो लोग इस समय हमें सुन मैं रहे हैं? समझता हूँ भारत सरकार ने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं। एक तो ये कि उसके ऊपर टैक्सेस और ड्यूटीज़ को कम करने की बात शुरू कर दी, तेल के ऊपर जो लगते हैं, एक तेल की कीमत। दूसरी बात ये कि हमारे पास अभी काफ़ी तेल है, रिज़र्व में भी है। उसके अलावा तीसरी चीज़ ये कि हमारी तेल की सप्लाई रशिया से लगातार बनी हुई है और हमको सस्ता तेल मिल भी रहा है रशिया से। और काफ़ी तेल हमने लिया भी है, बल्कि लिया ही नहीं है, बल्कि हमने इस बीच में हमारी प्राइवेट कंपनीज़ ने काफ़ी इनकम भी, पैसा भी कमाया है, उनको रिफ़ाइन करके यहाँ से और यूरोप भी बेचा है दूसरी जगहों पे। अभी फ़िलहाल भारत के लिए कोई ऐसी समस्या मुझको नज़र नहीं आती। हमारे पास फॉरेन रिज़र्व भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि ये युद्ध बहुत दिन तक अगर चला तो बहुत विनाशकारी हो जाएगा, इसलिए उम्मीद ये लगती है कि शायद कोई अगले, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा भी था कि मैक्सिमम, बाद में कहा था पहले तो 4 दिन और 8 दिन की, फिर कहा था 5 हफ्ता, 5 हफ्ते में इंटर हो रहा है। यूरोप, अमेरिका, अरब के सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत से कोई बातचीत कम से मसला निकले। स्वयं ट्रंप भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिकन इकनॉमी नीचे आए। तो वो उम्मीद है कि, हमें उम्मीद है कि बातचीत के दौर शुरू हो चुका है, इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है। ये जो चीज़ें मीडिया में आ रही हैं, डिमांड्स, और ये सब अमेरिका की और इनकी पब्लिक जो की गई है, इसके अलावा और बहुत से सीरियस पॉइंट्स होंगे। ये तो मैं समझता हूँ दिखाने के लिए है। और उनके पास बातचीत पहले भी हुई है अमेरिका से, वो एक दूसरे को जानते हैं।
इसलिए मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बातचीत का दौर जल्दी ही शुरू होगा और कुछ नतीजे पहुंचेगा। इसलिए कि वार के चलने के मतलब ये है कि यूरोप और अमेरिका का सबसे ज़्यादा नुकसान, जितनी बड़ी इनका इकनॉमी होती है उतनी जल्दी कोलैप्स भी होती है, इसलिए इनका ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है आर्मी के ऊपर और इन सब चीज़ों। बिल्कुल। और युद्ध जो है किसी बात का समाधान नहीं हो सकता। समाधान हमेशा मेज पर आमने सामने बैठ करके बातचीत के जरिए ही होता रहा है, और इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब भी इस तरह का द्वंद्व छिड़ा है तो उस द्वंद्व का अंत हमेशा बातचीत के मोड़ पर ही आके खत्म हुआ है। अब सवाल यहां पर ईरान के सामने है, जो ये कह चुका है कि बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, हम बातचीत करने के मोड में नहीं है। अब वो ईरान आगे क्या तय करता है? क्या वाकई वो बातचीत के जरिए इस पूरे विवाद को खत्म करना चाहता है, या फिर इस युद्ध को जो है कितना और लंबा खींचना चाहता है? ये ईरान के ऊपर निर्भर कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ये बता चुका है, जता चुका है कि अभी हम उस तरीके से हमले नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमने शुरू कर दिया तो फिर ईरान के लिए मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि यहां पर अगर वाकई अमेरिका की बातों में दम होता तो वो कब का कर चुकी होती, क्योंकि ईरान ने जो है दिखा दिया है उसके भीतर क्या कुव्वत है। और जिस स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर, मैं थोड़ा सा जियोग्राफिया की यहां पर बात करता हूं, जिस स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर जो है ईरान स्थित है, वहां पर जो है अमेरिका को इतना बड़ा हमला शायद करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। खैर, यहां पर जो है हालात बेहद चिंताजनक हैं, बेहद गंभीर हैं। जंग को 1 महीने की अवधि पूरी हो चुकी है। इसका असर अब दुनिया के और तमाम देशों पर पड़ना शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान उसमें एक और नाम है, जहां पर अब आप देख ही रहे हैं किस तरीके से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, गैस की किल्लत बढ़ रही है। आगे आने वाले समय में जो है हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के जो रेट्स हैं वो भी कुछ बढ़ जाएं। हालांकि भारत सरकार अपने स्तर पर जो एहतियाती कदम है वो उठा रही है, और जो तमाम प्रयास होने चाहिए अपने स्तर पर किए जा रहे हैं। साथ ही दुनिया भर के देश ये कामना भी कर रहे हैं कि जल्दी ही युद्ध का ये गतिरोध समाप्त हो जाए, जल्दी ही ये जंग खत्म हो जाए। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कमर आगा साहब थे, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, जिनकी वाणी, जिनकी आवाज, जिनकी बातें न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी गूंजती रही हैं। इनके चाहने वाले, इनको सुनने वाले जो है दुनिया के तमाम मुल्कों में हैं, और अतीत इस बात का गवाह है कि इनकी कही हुई बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समय के साथ साथ में बहुत रिलेवेंट भी साबित हुई हैं। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, कहीं जाए नहीं, और जो आपकी क्या राय है इस बारे में, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत अहमियत रखती है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर हमसे शेयर करें, और देखते रहें नवभारत टाइम्स। नमस्कार।